वेलकम टू एग्जाम बचाओ। मैं हूँ सुजाता और आज मैं लेके आ गई हूँ बैंकिंग क्लास 12th की यूनिट 1 एंड एंसिलरी सर्विसेज ऑफ बैंक। और इस यूनिट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है। तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और उसके बाद मैं प्रोवाइड कराऊंगी आपको क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो, उसके बाद टेस्ट सीरीज की, और सबसे लास्ट में जब हम सारी यूनिट्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद एक वीडियो आएगी आपके पास। इवन मल्टीपल वीडियोस आएंगी टेस्ट सीरीज और पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी हम इधर कवर करेंगे। सो यू गाइस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और नोट्स के लिए मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। एंड डू इन्फॉर्म योर जूनियर्स, और उन्हें भी बताइए कि अगर वो 12th में आएंगे तो वो यहाँ से मटेरियल सोर्स कर सकते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। आप लोग अपनी सिटी और अपना स्कूल कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। उससे क्या होगा, उससे आप लोगों को भी पता चलेगा कि कौन से स्कूल्स जो हैं वो बैंकिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं और कौन सी सिटीज में से। सो जो भी ये वीडियो देखे, डू कमेंट बिलो योर सिटी एंड द नेम ऑफ योर स्कूल एंड डू शेयर योर फीडबैक्स एज वेल। ओके, लेट्स बिगिन द क्लास एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास. Okay, let's start the class. So, as you can see in front of my screen, the first chapter, which is divided into multiple sessions. ये जो book है, ये जो CBSE book है वही है, और हम साथ में यूज करेंगे जो मेरे नोट्स हैं वो। उन दोनों को यूज करके हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जितना इजी टू इजी, हम लोग जितना इजी तरीके से समझ पाए वही कोशिश की जाएगी। ओके, फर्स्ट इज सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स। सो फर्स्ट हमारा टॉपिक है सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। पहले हम समझेंगे कि सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स होता क्या है। एज यू नो व्हाट इज वैल्यूएबल। वैल्यूएबल नाम से पता चल रहा है जो कि चीज कीमती हो या जिसकी कोई वैल्यू हो वो हो जाता है हमारा वैल्यूएबल। सेफ कस्टडी क्या होता है? सो पहले इस टर्म को समझ लेते हैं, सेफ कस्टडी क्या होता है। सो सेफ कस्टडी मीन्स कीपिंग द थिंग्स सेफली. So safe, you know what is safe, and custody, as you have seen in movies और अलग अलग जगह पे आपने देखा होगा कि कस्टडी क्या होता है, किसी को कस्टडी में ले लेना, उसको किसी जगह पे स्टोर कर लेना, रोक लेना, रख लेना. सो दैट इज कस्टडी. सो सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स, as you got the meaning, let's understand and see the definitions. So safe custody is a service provided by banks where they keep valuable items safe for their customers. Okay, safe custody is keeping the item in the bank. ये जो सर्विस है वो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं. एंड एंसिलरी सर्विसेज ऑफ बैंक्स मतलब जो सपोर्ट सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड करता है अपार्ट फ्रॉम गिविंग नोट्स, एंड जो प्राइमरी सर्विसेज होती है बैंक की वो हम लोगों ने 11th में पढ़ी थी. अब हम जो सेकेंडरी और एंसिलरी सर्विसेज है वो इसमें पढ़ रहे हैं. सो यू कैन सी, जैसे कि सेफ कस्टडी प्रोवाइड करता है तो ये सर्विस है एक तरीके से बैंक की, जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है आपके जो वैल्यूएबल आइटम्स है उनको सेफ रखेगा. इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वैल्यूएबल्स कुछ भी हो सकता है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें जिनकी कोई वैल्यू है वो आप वहां पे स्टोर कर सकते हो. ओके, ओके. सो वो आपके प्रोडक्ट्स कुछ फीस लेके स्टोर कर लेते हैं, मतलब आपको किसी तरीके से स्टोर करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स ज्वेलरीज को, लेकिन उसके लिए वो लोग कुछ फीस लेते हैं आपकी, और आप उसको जब चाहे निकाल सकते हो, रख सकते हो. हर चीज के अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. सो क्या क्या रहते हैं, ज्वेलरी, अगर आपके पास कुछ वैल्यूएबल चीजें हैं तो आप उसको सील्ड बॉक्स में बैंक को सेफ कीपिंग के लिए दे सकते हो. और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी इसी तरीके से, जैसे कि कोई विल हो गई, वो भी बैंक रख लेता है. अब समझेंगे बेलर और बेली क्या होता है. बेलर और बेली वेरी इजी. जो व्हेन यू गिव योर वैल्यूएबल टू द बैंक यू बिकम द बेलर. आप जस्ट इमेजिन, आप कोई इंसान हो, जैसे कि आपके पेरेंट्स होंगे, उनके पास ज्वेलरी है और वो बैंक में रखवाना चाह रहे हैं. तो जो पेरेंट्स जो रखवाना चाह रहे हैं वो है बेलर, पेरेंट्स बेलर. ओके, और जो बैंक है जो रख रहा है वो है बेली, ले ली. सो
The one that is keeping the thing is the bailee. It's like lending your item to the trustworthy friend who promised to return them when needed. Okay, जब जरूरत होगी तब ले लेना. हमने रखवा दिया उधर. Okay, let's understand what is bailment. According to the Indian Contract Act, ये जो आता है वो Indian Contract Act के अंदर आता है. One person deliver good to another for a specific purpose. कोई specific purpose, इसमें purpose क्या है? Safeguarding the thing. Okay? और जब बाद में उसको the goods must be returned or handled as per the instruction of the person who delivered them. और वो चीज उसको वापस दे दी जाएगी जब उसको जरूरत हो. The person deliver the good as a bailer. जो goods दे रहा है वो है bailer. As I give you the example earlier, your parents, bailer. और जो रख रहा है जो कि है बैंक, the recipient is the bailee. Okay. Essentials of bailment. Essentials of क्या होते हैं bailment के? Goods. Bailment apply only to tangible items. Tangible items वो रखते हैं bailment में. Tangible items आ जाते हैं goods. Delivery. You must physically hand over the goods to the bank. फिजिकली आपको हैंड ओवर करने पड़ेंगे गुड्स, जैसे कि पेपर्स हैं या ज्वेलरी है, वो होना चाहिए. इंटेंजिबल गुड्स की बेलमेंट नहीं होती है बैंक में. लेकिन इंटेंजिबल चीजें आप नहीं रख सकते, वेबसाइट स्टोर नहीं कर सकते, पेटेंट स्टोर नहीं कर सकते, इस तरीके की इंटेंजिबल चीजें आप स्टोर नहीं कर सकते. बट अगर वो पेपर पे लिखा हुआ है दैट इज टेंजिबल, वो चीजें आप रख सकते हो. आप उसकी कोई रजिस्ट्री है, कोई आपकी हाउस की कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई बिल है, वो सब आप स्टोर कर सकते हो. सो इट्स गुड्स, टेंजिबल गुड्स. डिलीवरी, यू मस्ट फिजिकली हैंड ओवर द गुड्स. फिजिकली जाके देना होगा. टाइप्स ऑफ डिलीवरीज क्या क्या होती है? फिजिकल डिलीवरी होती है, हैंडिंग ओवर द एक्चुअल आइटम, लाइक गिविंग द बैंक अ सील्ड बॉक्स, एक्चुअल आइटम देना. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक ट्रांसफर, गिविंग द बैंक कीज टू द लॉकर. बैंक को लॉकर की की देना, सामान नहीं दिया हमने, बॉक्स नहीं दिया हमने, कीज दी. सिंबॉलिक डिलीवरीज. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरीज में हमारा क्या है? सिंबॉलिक ट्रांसफर है कि हमने सिर्फ कीज दी. सिंबॉलिक डिलीवरी में रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप, प्रोवाइडिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एक सर्टिफिकेट दे दिया कि हमने वहां पे रखा है. ओके. बेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ड्यूटीज होती हैं? बेलर कौन है? द पर्सन, yes, you are thinking right. आपके पेरेंट्स बेलर हैं एज पर माई एग्जाम्पल. सो जो पर्सन अपना सामान रख रहा है सेफ गार्ड करने के लिए, वो है बेलर. तो उसकी क्या है? डिस्क्लोजर फॉल्ट्स. इफ देयर इज एनी नोन इशू विद द गुड्स, इन्फॉर्म द बैंक. अगर कोई गड़बड़ है, कुछ है, कोई चीज टूटी हुई है या कुछ है, तो फिर स्पेशली इफ द सर्विस फी इज फ्री. अगर सर्विस फ्री आपको, अगर आप बहुत बड़े क्लाइंट हो, तो कभी कभी बैंक फ्री में भी लॉकर्स ऑफर करते हैं, लाइक अंबानी एंड अडानी टाइप्स. तो वो फ्री में भी आपको ये सर्विस देंगे लॉकर की, कि आपका अकाउंट उनके बैंक में खुला रहे. तो आपको अगर कुछ गड़बड़ है आपके गुड्स के साथ, तो आपको उन्हें इन्फॉर्म करना होगा. रिटर्न ऑफ गुड्स. द बैंक शुड रिटर्न द सेम आइटम विदाउट नीडिंग अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट. बैंक को वो चीज वापस करनी होगी. रिटर्न ऑफ गुड्स. द बैंक शुड रिटर्न द सेम आइटम इंक्लूडिंग एनी एडिशनल लाइक बोनस शेयर्स विदाउट नीडिंग अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट. तो रिटर्न ऑफ गुड्स, अगर कोई ज्यादा चीज आ गई है तो भाई वो वापस करनी पड़ेगी. ऐसे किसी और का सामान नहीं रख सकते, ठीक है? तो जितना आपका था उतना ही आप वहां से ले सकते हो. हम डेफिनेशन देख लेते हैं सेफ कस्टडी की. सेफ कस्टडी इज व्हेन बैंक सेफगार्ड वैल्यूएबल्स फॉर कस्टमर्स. बैंक जब सेफगार्ड करते हैं आपकी इंपॉर्टेंट चीजों को, तो कस्टमर के लिए उसको सेफ कस्टडी बोला जाता है. एग्जाम्पल ज्वेलरी हो गई, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, अदर प्रीशियस आइटम हो गए. बेलर कौन है? इज द पर्सन हु इज गिविंग देयर वैल्यूएबल्स. बेली कौन है? द बैंक होल्डिंग द वैल्यूएबल्स. असेंशियल गुड्स डिलीवरी, वैल्यूएबल अदर टाइप्स ऑफ डिलीवरीज होती हैं. और ड्यूटीज ऑफ बेलर हमने पढ़ लिया कि उसको बताना होगा कि क्या क्या गुड वो रख रहा है, स्पेसिफिक, विदाउट स्पेसिफिक डिमांड. ओके. मतलब कोई डिमांड नहीं कर सकते तभी मैं बताऊंगा, या ऐसा कुछ नहीं कर सकते. आपको बताना होगा आपने क्या रखा है. ओके. लेट्स सी नेक्स्ट. ड्यूटीज ऑफ बेलर. बेलर इज अ पर्सन
सो फिर से आ गया हमारा ड्यूटीज ऑफ बेला क्या है, डिस्क्लोजिंग फॉल्ट्स इन द गुड्स। ये आप गो थ्रू कर सकते हो, विद एग्जांपल दे रखा है नोट्स में। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि उसको बताना होता है, डिस्क्लोज करना होता है कि उसके गुड्स में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है, वो उसको बताना होगा। ग्रेटिशियस बेलमेंट, ग्रेटिशियस बेलमेंट एक पॉइंट है और नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट है। मतलब हर हाल में आपको बताना ही होगा कि आपकी कोई डिस्क्लोज करना होगा, कोई फॉल्ट या कुछ अननोन चीज आपने ऐसी रख दी है तो आपको डिस्क्लोज करना ही होगा कि आप क्या रख रहे हो अपनी लॉकर या उस बॉक्स में जो आप बैंक को दे रहे हो सेफ कस्टडी में। ओके। और बेयर एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस होगा वो आपको बेयर करना होगा, जो भी फीस जो बैंक चार्ज करता है, ऑल द एक्सपेंसेस फॉर सेफ गार्डिंग, आपको वो देने होंगे बैंक को। Gratuitous bailment if the bank is safeguarding your goods for free, it's called as gratuitous bailment. ग्रेशियसली को कर रहे हैं, ये वर्ड जो है वो ग्रेशियस से आया है। ग्रेशियस बेलमेंट अगर वो मतलब तुम्हारे लिए खुश होके कर रहे हैं, दैट इज ग्रेशियस। एंड नॉन ग्रेशियस व्हेन यू हैव टू पे द फीस, दैट इज you're only responsible for the extraordinary expenses, not everyday cost. If you're paying for the service, you're not only responsible for the extraordinary expenses. Okay. You're also liable if the bank suffers any loss due to defective title. अगर मतलब कोई इश्यू हो जाता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू में, बैंक अगर कोई कोई चीज खो देता है तो भी आपको उसके लिए भी रूल्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओके। ओके। ड्यूटीज ऑफ बेली आ गया है। ड्यूटीज ऑफ बेली, बेली कौन है हमारा, फटाफट से बताइए बेली कौन है। यस, बेली हमारा बैंक है जो हमारी चीजों को रख रहा है। सो कीप्स गुड सेपरेट। बैंक का काम होता है हर चीज को सेपरेटली रखे, आपके गुड्स को आप आपकी अपनी बिलोंगिंग से अलग रखे। मतलब जो बैंक का अपना अपना बिलोंगिंग्स है उससे अलग रखे। आपने को पैसे रखे, बैंक अपने में वो पैसे मिक्स नहीं कर सकता, उसको अलग रखने होंगे। तो आपके गुड्स दूसरों से मिक्स ना हो जाए और सेपरेट। अगर कोई गुड गुम जाता है, सेपरेट द बेली बेयर्स द कॉस्ट ऑफ सेपरेटिंग द गुड्स। अगर अगर कोई चीज इफ द सेपरेशन इज पॉसिबल, अगर सेपरेट हो गई, आपके बॉक्स से निकल गई है, तो जो उसकी कॉस्ट है वो बेली बेयर करेगा। So they have to pay the losses. Who? The bank has to pay the losses if they lost, और आपके सामान को मिक्स कर लिया अपने सामान में या आपके सामान को मिस कर दिया, तो बैंक विल बेयर द लॉसेस। टेक केयर ऑफ गुड्स करना है, किसको करना है टेक केयर ऑफ गुड्स, बैंक को टेक केयर करना है आपके गुड्स की। नो अनऑथराइज यूज, किसी भी तरीके से अनऑथराइजली यूज नहीं कर सकते उन गुड्स को। ओके। लाइबिलिटीज क्या होती है बेली की, बेली कौन है, जो हमारा बैंक है वो हमारा बेली है, क्योंकि हमने उसको दिया है, उसने हमारी चीजें ले ली है। ओके, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, जस्ट टू कनेक्ट द वर्ड्स एंड जस्ट राइमिंग। ओके। नेग्लिजेंस लाइबिलिटी, अगर कोई नेग्लिजेंस होता है, नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, कोई गलती हो जाती है, नेग्लिजेंस होता है, तो उसकी लाइबिलिटी बेली की होती है। Okay, let's see. As per Section 148 of the Indian Contract Act, the bailee, like a bank, is liable for any loss caused to the bailer due to their negligence. उनकी गलती की वजह से आपका कोई नुकसान हो रहा है तो बैंक has to pay the loss. You can say that. Belly. Return of increased good. If the goods increase, अगर गुड्स इंक्रीज हो गए, बेली मस्ट रिटर्न टू देम। ओके। ये है बेली, अगर आपके सामान आपको बढ़ के मिल गया है या फिर आप आपके सामान में किसी और का सामान डल गया है, तो जो बेली है उसको वो सामान ट्रू ओनर को वापस करना होगा। तो ये भी अगर उनकी गलती से डला है तो दे हैव टू मैनेज, दे हैव टू फिगर आउट कि कहाँ चला गया एंड दे हैव टू रिटर्न। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, बेलर की नहीं रहेगी, उसके पास ज्यादा आ गया ऑब्वियसली बताना चाहिए अगर आपके पास ज्यादा आ गया है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बेलर की, बट बेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। प्यूडेंट केयर, द बेलर मस्ट हैंडल योर गुड्स विद द सेम केयर एज एन ऑर्डिनरी प्यूडेंट पर्सन वुड। प्यूडेंट मतलब बहुत सोच समझ के उसका ध्यान रखना होगा। एक पर्सन जो बहुत मतलब सोचा जाता है कि एक चीज जिसकी फ्यूचर में वैल्यू बढ़ सकती है, फ्यूचर में उसकी कोई काम आ सकती है, उसकी तरह हमें उसकी केयर करनी होगी। प्रूडेंट मतलब जो फ्यूचर में चीज काम आएगी,
They should make unauthorized use of the good. They shouldn't use it unauthorized. गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। बेलर और बेली का क्या रिलेशनशिप है? हम लोग बेलर पढ़ चुके हैं, बेली पढ़ चुके हैं। सो लेट्स सी उनका क्या रिलेशनशिप है। सो द पर्सन हु delivers the goods is called as baler. Who takes the good, who safeguards the goods is the, so the word safeguard, you have to learn it very carefully. The word safeguard, okay, whom the goods are delivered, and the role is to safeguarding your valuables. Okay, so here is the main line that you must have to write if there is, अगर क्वेश्चन आता है कि बेला और बेली का क्या रिलेशनशिप होता है, तो बेला व्हेन यू ट्रस्ट योर वैल्यूएबल्स टू द बैंक फॉर सेफ कीपिंग, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफगार्डिंग योर वैल्यूएबल्स इज बेली, एंड जो ट्रस्ट कर रहा है वो है बेलर। तो दोनों का एक रिलेशनशिप बन गया है, किस तरीके से जो अपना ट्रस्ट शो कर रहा है बेली पे, और बेली को क्या करना है, सेफ गार्ड करना है चीजों को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है लॉकर्स। लॉकर्स आपने बहुत सुना होगा, लॉकर्स, व्हाट इज लॉकर्स। मैंने प्रीवियस वीडियोस भी बनाई थी, अगर किसी ने देखी है तो वो जाके वहां पे देख सकते हैं। मैंने तब दूसरे नोट्स यूज किए थे और इसमें मैं अलग नोट्स यूज कर रही हूँ। सो अगर आपको इधर से समझ नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, बट इधर मैंने ट्राई किया है कि मैं इजी से इजी नोट यूज करूं जिससे कि आप बेटर से बेटर समझ सके। बट लिखने के लिए आपको गो थ्रू करना पड़ेगा काफी सारे नोट्स के साथ, जिससे कि आप बेटर लिख सको। दीज नोट्स आर सफिशिएंट टू गेट गुड मार्क्स, सो आप इनको भी एक्सेस कर सकते हो। What are the bank lockers? Bank lockers क्या होते हैं? Bank lockers are like secure treasure chest provided by the bank. ओके, बैंक लॉकर्स एक सिक्योर प्लेसेस होते हैं, सिक्योर ट्रेजर चेस्ट होते हैं जो कि बैंक प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे वैल्यूएबल्स स्टोर किए जा सकते हैं जैसे कि ज्वेलरी, स्टॉक सर्टिफिकेट, डीड्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो किस तरीके से वर्क करते हैं? हाउ डू बैंक लॉकर्स वर्क? किस तरीके से वर्क करते हैं? सो रेंटिंग अ लॉकर, रेंट करा जाता है। ऑब्वियसली रेंट में क्या होता है कि आप एक रेंट पे करोगे और आपको लॉकर प्रोवाइड किया जाता है। जिसमें द बैंक प्रोवाइड्स यू द की, अ पिन। की मतलब हो सकता है या तो चाबी देगा या तो पिन देगा, अगर मॉडर्न वाला लॉकर है, और उससे आप लॉकर एक्सेस कर सकते हो। यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज कि आपके लॉकर में क्या क्या है, यू कैन कीप इट। जस्ट आपको बताना होगा कि कोई फ्रॉड आइटम तो नहीं आपने लॉकर में स्टोर किया है। सो डिक्लेयर करना पड़ता है कि क्या क्या रखा है लॉकर में, बट नॉट एग्जैक्ट क्वांटिटी यू हैव टू डिस्क्लोज। यू कैन प्लेस योर वैल्यूएबल इनसाइड द लॉकर। सिक्योरिटी अश्योरेंस हमें मिल जाता है। क्यों? हाउ डू बैंक लॉकर्स वर्क? सो रेंट करते हैं, सिक्योरिटी अश्योरेंस देते हैं, ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंक के अंदर है, बैंक तो बहुत सेफ जगह होती है, तो लॉकर्स एक सिक्योरिटी अश्योरेंस देते हैं। वाई यूज बैंक लॉकर्स? क्यों यूज करने चाहिए बैंक लॉकर्स? सिक्योरिटी रहती है। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है जैसे फ्लड, फायर्स और अदर क्लेमिटीज, योर वैल्यूएबल्स आर सेफ इन बैंक लॉकर्स। ओके, कुछ होता है तो बैंक लॉकर्स में आपकी, अगर आपके वहां कुछ हो जाता है घर में, तो आपकी ज्वेलरी, जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बैंक में सेफ है। हु कैन गेट अ बैंक लॉकर? क्या कौन कौन बैंक लॉकर गेट, मतलब किस किस को मिल सकता है? सो एलिजिबिलिटी रहती है, एनी एडल्ट, एडल्ट इज कंसिडर्ड एज अबव 18 को मिल सकता है, किसी फर्म को भी मिल सकता है, और एसोसिएशन कैन लीज अ बैंक लॉकर। कोई एसोसिएशन है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, वो भी बैंक लॉकर ले सकते हैं। ओके, okay, collaterals, bank offers required collaterals like a fixed deposit to grant a locker. बैंक एक फिक्स डिपॉजिट भी रखवाती है एज अ कोलेट्रल। व्हाट इज कोलेट्रल? कोई चीज गिरवी रखना इज कॉल्ड एज कोलेट्रल। एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर, बैंक की प्रायोरिटी रहती है कि वो उन्हीं को लॉकर दे जिनके पास बैंक अकाउंट है उस बैंक का। ओके, नेक्स्ट सी कस्टमर एंड बैंक रिलेशनशिप। सो कस्टमर और जो बैंक का रिलेशनशिप होता है वो होता है लीजर और लेजी। ओके, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा था जो कि बेलमेंट एंड बेलर था, उसमें बताया गया था कि जो सेफ कस्टडी होती है, मतलब उसमें बस सारी चीजें आ गई थी। अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लॉकर्स, आगे हम और चीजें पढ़ेंगे। सो
सेफ कस्टडी में मतलब हमने उनकी कस्टडी में रख दिया था, उसमें स्पेसिफिकली लॉकर की बात नहीं हो रही थी। ये भी एक सर्विस होती है सेफ कस्टडी, जिसमें वो चीजें हम सेफ तरीके से बैंक के पास रख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली लॉकर्स की बात कर रहे हैं, जो कि एक बॉक्स होता है जो कि दिया जाता है, उसमें आप सामान रखते हो। सो इट्स टोटली डिफरेंट। सो हेयर जो रिले उसमें बेलर और बेली का रिलेशनशिप था। अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लेसर और लेजी। व्हेन यू रेंट अ लॉकर यू बिकम अ लेजर। कंटेन्स प्राइवेसी, जो आपका जो बैंक है वो एकदम कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है कि आपने क्या लॉकर में रखा है। सो बैंक को पता नहीं होता है कि आपने क्या रखा है, सो दे वुडंट compensate if anything goes missing. ओके, सो बैंक इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल अगर आपके बैंक लॉकर में से कुछ गायब हो गया, खो गया, क्योंकि बैंक को नहीं पता है कि उसमें क्या है। लेकिन सेफ कस्टडी में बैंक को पता था कि क्या है, सो वो रिस्पॉन्सिबल थे कोई भी चीज खोती है, लॉस होता है या उसके लिए कंपनसेट करने के लिए। बट लॉकर में ऐसा नहीं है। ओके, लेट्स सी बैंक लॉकर चार्जेस क्या होते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट बैंक का डिफरेंट डिफरेंट रेंट होता है। बहुत ही फैंसी और प्राइवेट बैंक्स होंगे उनका रेंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, और जो पब्लिक बैंक्स होंगे उनका ऑब्वियसली कम होता है। सो इट्स डिफरेंट फ्रॉम सिटी टू सिटी, बैंक टू बैंक, ब्रांच टू ब्रांच, तब डिफरेंट होता है लॉकर के एबिलिटी। कितना अवेलेबल है लॉकर उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, प्राइम लोकेशन लॉकर्स इन प्राइम कमर्शियल एरिया कॉस्ट मोर, ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, लोकेशन से बहुत फर्क पड़ता है। प्राइवेट फॉरेन बैंक्स हायर प्राइसेस लेते हैं, ऑब्वियसली ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी। ओके, सो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। ओके, लॉकर लेने के लिए एक फॉर्म होता है जो कि हमारी बुक में शो किया गया है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, और मैंने यहाँ पे नोट्स में इनकी इजी जो एक्सप्लेनेशन थी इनके टर्म्स एंड कंडीशन की, वो मैंने बताई है। सो लेट्स सी क्या है ये। ओके, जो सिंपल एग्रीमेंट होता है हायरिंग लॉकर, वो ये रहता है, पूरा इन्होंने बताया है। ये फेडरल बैंक लिमिटेड का फॉर्म है, एक जो कि प्राइवेट बैंक है उसका पूरा फॉर्म बताया, और उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी इसमें बताए हैं। तो ये आप खुद देख सकते हो, मैंने शॉर्ट में भी इधर मेंशन कर दी हैं। लॉकर एक्सेस कैसे होगा, एक्सक्लूसिव यूज, रेंट पेमेंट्स कैसे देनी होंगी, डिफॉल्ट रेंट पे अगर डिफॉल्ट होगा तो क्या होगा, रिपेयर की बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, रिन्यूअल, सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो सब उसमें नीचे लिखे होते हैं ना छोटे छोटे शब्दों में, TNC, वो ये सारे हैं। ओके, लेट्स सी, ये सब यहाँ तक है। उसके बाद है हमारी RBI की जो गाइडलाइंस है ऑन लॉकर्स इंश्योरिंग सेफ स्टोरेज। सो RBI की क्या गाइडलाइंस है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि RBI ही सब बैंक्स को बताता है कि क्या करना है कैसे करना है। सो लेट्स सी क्या कहता है RBI। अलॉटमेंट ऑफ लॉकर्स, सो नो लिंकिंग विद डिपॉजिट्स। जो लॉकर है वो लिंक आप नहीं कर सकते अपनी डिपॉजिट्स के साथ, मींस जो आपका डिपॉजिट अकाउंट है उससे आपके लॉकर का कोई लेना देना नहीं है। बैंक शुड नॉट लिंक लॉकर फैसिलिटी टू फिक्स डिपॉजिट और एनी अदर डिपॉजिट बियॉन्ड व्हाट स्पेसिफिकली अलाउड। आपको एज अ कोलैटरल FD रखनी पड़ती है, बट इट्स नॉट, आपका जो डिपॉजिट अकाउंट है वो आपके लॉकर से कनेक्टेड नहीं होता है। उस बैंक में हो सकता है बट वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। दिस प्रैक्टिस इज रिस्ट्रिक्टेड एंड शुड बी अवॉइडेड। मतलब तुम्हारा डिपॉजिट है तो तुम्हें लॉकर मिल गया, ऐसा नहीं है। देयर आर डिफरेंट कंडीशंस टू गेट अ लॉकर। फिक्स डिपॉजिट एज सिक्योरिटी, इधर भी देखो ये मेंशन कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट रखनी पड़ती है एज अ कोलेट्रल, जो कि this deposit should be covered 3 years rent charges for breaking open the locker if needed. Okay, so जो FD है वो कम से कम उतनी तो होनी चाहिए जो कि 3 साल का जो वहां का रेंट है, फी है, जो लॉकर की फीस होती है उनका, मतलब होती है डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट डिफरेंट, तो वो जो FD है वो उसको कवर करनी चाहिए। और एग्जिस्टिंग लॉकर हायर्स आरंट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फिक्स डिपॉजिट। अगर एग्जिस्टिंग कोई लॉकर आपके पास ऑलरेडी है तो FD क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नया करा रहे हो तो आपको इतनी FD करानी पड़ेगी कि वो थ्री, उतना अमाउंट होना चाहिए FD में कि वो 3 years का जो रेंट है और एक्सपेंसेस है वो कवर करता हो। और चार्जेस फॉर ब्रेकिंग
ब्रेकिंग ओपन द लॉकर, अगर मतलब ऑब्वियसली अगर आपका लॉकर का की आप भूल गए या फिर पिन आप भूल गए और आपको लॉकर तुड़वाना है ओपन करवाना है, तो उसमें ऑब्वियसली कुछ पैसा लगेगा, तो वो भी एफडी में उतना पैसा होना चाहिए। ओके। वेट लिस्ट फॉर लॉकर्स, बैंक शुड मेंटेन अ वेट लिस्ट फॉर द लॉकर अलॉटमेंट। हर किसी को नहीं मिल जाता है, एक वेट लिस्ट बनती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। अगर आपके पूरे चेक पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपकी जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है वो आप पास कर जाते हो, तो आपको लॉकर अलॉट हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो लॉकर अलॉटमेंट है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज, देख रहे हैं नो डिपॉजिट लिंकेज, डिपॉजिट लिंकेज नहीं होना चाहिए, ये शॉर्ट में हमने एक्सप्लेन किया है आरबीआई गाइडलाइंस को। लिंकेज नहीं होना चाहिए, एफडीएस सिक्योरिटी होना चाहिए, और जो वेट लिस्ट है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। Okay, next topic is due diligence for bank lockers, ensuring safety. What is due diligence? Okay, let's see what is due diligence. Due diligence means taking necessary precautions and being through in understanding risk. In this context of bank lockers, involves assessing risks related to bank usage. Okay, due diligence is taking necessary precautions and being through in understanding the risk. जो ड्यू डिलिजेंस फॉर बैंक लॉकर्स मतलब पहले से ही थोड़ा बचाव करके चला जाता है, मतलब इस तरीके से लॉकर्स डिजाइन किए जाएं जिससे कि कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सके और अंडरस्टैंड किया जा सके कि क्या क्या रिस्क रिलेटेड होते हैं बैंक लॉकर से रिलेटेड। सो उस चीज को बैंक को ध्यान रखना होगा कि उनके लॉकर्स इस तरीके से बने हो जो कि रिस्क असेस करें और वो प्रिकॉशंस ले सकें। ओके, क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं फॉर ड्यू डिलिजेंस? ड्यू डिलिजेंस क्या है? पहले से ध्यान रखना और प्रिकॉशंस ले लेना, अंडरस्टैंडिंग रिस्क। ओके, इज ड्यू डिलिजेंस, पहले से डिलिजेंस ले लेना, पहले से डिसाइड करना, एक तरीके से केयर करना, दैट इज ड्यू डिलिजेंस। मेजर्स फॉर ड्यू डिलिजेंस क्या है? कस्टमर्स क्लासिफिकेशन, कस्टमर क्लासिफिकेशन क्या है समझते हैं। बैंक शुड परफॉर्म ड्यू डिलिजेंस फॉर बोथ न्यू एंड एक्सिस्टिंग कस्टमर्स। ध्यान रखना चाहिए जिनके लॉकर्स हैं वो कस्टमर्स कैसे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए, और जो न्यू भी है वो भी। क्या पता कोई लॉकर में घुसे जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं और दूसरों का भी लॉकर साफ कर दे। सो यू हैव टू बैकग्राउंड चेक, लाइक जो भी नेसेसरी चीजें हैं उनका ध्यान रखो। फॉर मीडियम रिस्क कस्टमर फॉलो द प्रिस्क्राइब लेवल्स, जो मीडियम रिस्क लेवल कस्टमर्स हैं उनके लिए जो भी प्रिस्क्राइब लेवल्स है उसको फॉलो करो। फॉर हायर रिस्क कस्टमर्स अप्लाई स्टिकर केवाईसी नॉर्म्स, जो कि हायर रिस्क हैं, जिनकी जो कि इतना अच्छा परफॉर्म, जिनका अकाउंट इतना अच्छा नहीं शो करता है, उनके लिए केवाईसी नॉर्म्स किए जाते हैं। केवाईसी इफ यू नो इज द बैकग्राउंड चेक, जो कि हम लोग जो हमारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार वाधार, ये सब देके हम अपना केवाईसी नॉर्म्स चेक करा सकते हैं, हम अपना एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं, और ये सब चीजें देख के हम अपना केवाईसी नॉर्म्स। सो मीडियम रिस्क कस्टमर्स जो हो गए, जिनसे कम खतरा है, उनसे प्रिस्क्राइब लेवल की चेक करो, और जिनसे ज्यादा है उनसे थोड़ा ज्यादा चेकिंग करो, उनका ज्यादा बैकग्राउंड चेक करो। अनऑपरेटेड लॉकर्स, जो अनऑपरेटेड लॉकर्स है, अनऑपरेटेड जैसे पता चल रहा है जो कि ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, उन लॉकर्स के साथ क्या किया जाए। इफ अ लॉकर रिमेन्स अनऑपरेटेड फॉर मीडियम रिस्क more than 3 years, higher risk 1 year. ओके, सो अगर मीडियम रिस्क का पर्सन है उसके 3 ईयर तक देखा जाएगा, और जो हाई रिस्क में है उसको 1 ईयर तक देखा जाएगा। बैंक शुड कॉन्टैक्ट द बैंक लॉकर हैरियर, उसके बाद जो बैंक लॉकर का जो नॉमिनी है, जो हैरियर, जो उसका मतलब जिसका भी नाम वो दे गया है नॉमिनी का, उसको कांटेक्ट किया जाएगा। एडवाइज हिम टू यूज द लॉकर और सरेंडर इट, उससे कहा जाएगा या तो आप लॉकर यूज करो या तो बैंक को सरेंडर कर दो। इवन इफ रेंट इज पेड रेगुलरली दिस चेक इज नेसेसरी, रेंट आ रहा है लेकिन ये चेक रेगुलरली किया जाता है कि लॉकर कहीं बिल्कुल कोई यूज ही नहीं कर रहा, कोई उसको क्लेम ही नहीं कर रहा, ऐसे ही है चले जा रहा है। आस्क फॉर रिटन रीजन इफ द लॉकर वाजंट यूज, और रिटन रीजन भी मांगा जाएगा, मतलब हर तरीके से हर लेवल पे चेक कर लिया जाता है कि क्यों लॉकर यूज नहीं हो रहा है। कोई रीजन हो सकता है, वो बंदा बीमार है, वो घर में बेड रेस्ट पे चला गया, तो वो रिटन रीजन दे सकता है। लॉकर कंटेन्स लाइबिलिटीज,
Okay. Bank aren't responsible for the content kept in the locker. Locker contain liabilities. Loss of locker content. अगर कुछ खो जाता है लॉकर में से, बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. लॉकर कंटेन लाइबिलिटी. लॉकर जो है वो लाइबिलिटी होता है. अगर उसमें से कुछ गुम हो गया तो बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे बैक टू यू. इन केस ऑफ द थेफ्ट और कुछ तरीके से लीगल एक्शन शुड बी टेकन. अगर कोई चोरी हो जाती है तो फिर लीगल कोर्ट केस चलेगा. उसके बाद कुछ अगर मिल गया तो मिल जाएगा. सम केसेस हैव रिजल्टेड इन कंपनसेशन फॉर लॉस्ट और डैमेज लॉकर. कुछ केसेस में पैसा मिल भी जाता है. कुछ केसेस में, एज यू नो इंडियन लॉ, जो कोर्ट्स में जो केसेस चलते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, तो कुछ केसेस में मिल जाता है, बट रेस्ट ऑफ देम नो. व्हाट इज अ नॉमिनेशन फैसिलिटी फॉर बैंकर्स? नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या है बैंक लॉकर के लिए? लेट्स सी. इट्स हियर. सो नॉमिनेशन फैसिलिटी हमारी है, इट्स अ स्पेशल फीचर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू पीपल हु रेंट सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर. इट अलाउज यू टू चूज समवन एज अ नॉमिनी. किसी एक को नॉमिनी चूज कर सकते हो जो कि आपका मतलब अगर लॉकर एक्सेस नहीं हो रहा है तो इन केस you will have the right to access the contents of your locker in case something happened to you. Think of it as an appointing a backup person who can open the locker and handle its contents if needed. अगर उसके अंदर कुछ काम मतलब आपकी जो भी काम की चीजें हैं वो आपका जो नॉमिनी है वो एक्सेस कर सकता है अगर आपको कुछ हो जाता है. सो नॉमिनी, इसमें भी कंडीशंस हैं. सिर्फ यही नहीं है कि हमेशा आप नॉमिनी रख ही सकते हो. दो तरीके के लॉकर होते हैं. जॉइंट लॉकर नॉमिनेशन होता है, इंडिविजुअल लॉकर नॉमिनेशन. अगर आपका जॉइंट अकाउंट मतलब जॉइंट पे लॉकर है तो इमेजिन यू शेयर्ड अ लॉकर विद योर स्पाउस. अगर आपके मम्मी, ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट इजीली. आपके मम्मी पापा का जॉइंट में एक लॉकर है, मतलब उनका साथ में एक लॉकर लिया है उन लोगों ने. यू कैन नॉमिनेट योर चाइल्ड एज अनदर ट्रस्टी फैमिली मेंबर एज द नॉमिनी. सो वो लोग अपने बच्चे को आपको नॉमिनी कर देंगे. ग्रेट ना? If if one of you passes away, the nominee can access the locker without any legal complication. और जो नॉमिनी है वो भी एक्सेस कर सकता है. For instance, if your valuable jewelry is stored in the locker, the nominee can retrieve it. Okay, जब अगर रिट्रीव कर सकता है, ला सकता है, निकाल सकता है जो नॉमिनी है. इंडिविजुअल लॉकर नॉमिनी. सपोज यू हैव अ लॉकर इन योर नेम. अगर एक ही जैसे कि आपके मदर के नाम पे लॉकर है तो वो एक को नॉमिनी बना सकती है. जॉइंट अकाउंट लॉकर में आपके मम्मी पापा भी एक्सेस कर सकते हैं. अगर किसी एक को कुछ हो जाता है तो दूसरा पर्सन लॉकर एक्सेस कर सकता है और नॉमिनी भी कर सकता है. ओके. इंडिविजुअल लॉकर में एक ही का अलाउड होता है. So you have a locker in your name only. You can nominate your sibling or a close friend. If something unfortunate happened to you, the bank will allow the nominee to open the locker. Let's say important documents are kept in the locker, the nominee can retrieve them. Retrieve मतलब निकाल लेना. How does it work? किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से नॉमिनी निकाल सकता है? When you rent a locker, the locker asks if you want a nominee someone. तो आप नॉमिनी बताओगे, फिल फॉर्म करोगे, उसमें बताओगे. जब फॉर्म फिल किया जाता है नॉमिनी का नाम डाला जाता है तो बैंक उसको अपनी इंफॉर्मेशन में रख लेता है. इफ यू नो लॉन्गर अराउंड, द नॉमिनी कैन एक्सेस द लॉकर बाय शोइंग प्रूफ ऑफ योर डिमिनिश. अगर आपको कुछ हो गया है, किसी को कुछ हो गया है और उसका जो नॉमिनी है वो उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखा के लॉकर एक्सेस कर सकता है. एक चार्ट है, ये दिखा रहा है कि चूज नॉमिनी को चूज किया और वो किस तरीके से आपके लॉकर को एक्सेस कर सकता है. ओके. Okay, let's see how bank operates, how bank lockers operate. So, पहले देखेंगे कीज. दो तरीके की कीज होती है, एक नॉर्मल की होती है और एक मास्टर की होती है. ऑब्वियसली मास्टर की किसके पास होगी? बैंक के पास, जो कि है हमारा लेजर. और जो हमारा कस्टमर है वो है लेसी, उसके पास एक की होती है. इसमें ऐसे करके दो कीज होती हैं एक बैंक लॉकर की. विजिटिंग द ब्रांच. ब्रांच को कभी भी जाके आप नहीं खोल सकते, जो विजिटिंग आवर्स होते हैं तभी जाना होगा. The lessee must visit the bank branch during the specified locker operating hours होते हैं, उसी में जाना होगा. ओके. साइनिंग करनी होती है लॉकर को. द लेसी साइंस अ रजिस्टर, प्रोवाइड द लॉकर नंबर एंड देयर सिग्नेचर. साइन करके आप एक्सेस कर सकते हो, मतलब एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि आपने कितनी बार लॉकर को एक्सेस किया और कब. सिग्नेचर वेरिफिकेशन. रिस्पॉन्सिबल बैंक ऑफर्स
verifies the lazy signature against the bank records, और signature match किया जाता है. Access to locker's room. If the signature matches, the officer accompany the customer to the locker room. एक इंसान उनके साथ जाएगा locker room तक. Unlocking the lockers, or the bank offers use their key to open the locker. बैंक ऑफर करता है कि वो अपनी की से लॉकर खोले. Then the lazy uses their key to fully unlock the locker. Okay. तो bank officer uses their key to open the locker. Then the lazy uses their key to fully unlock the locker. पहले बैंक खोलेगा अपनी चाबी से. जो लॉकर बड़ा लॉकर है उसके अंदर छोटे लॉकर होंगे, वो लेजी अपनी चाबी से खोलेगा. ओके, नेक्स्ट. Transactions inside the locker. Once the locker is open, the bank officer step out of the locker room. अगर एक बार लॉकर खुल गया है तो जो ऑफिसर है जो उसके साथ आया था लॉकर खोलने के लिए, वो वहां से बाहर चला जाएगा लॉकर रूम से. लेजी कैन नाउ डिपॉजिट और विड्रॉ वैल्यूएबल्स एज नीडेड. सो जिसको निकालना है या रखना है वो अपना काम कर लेगा लॉकर में. क्लोजिंग एंड लॉकिंग. After the completing the transaction, the lazy closes the locker and they lock the locker using their key only. उसके बाद जो lazy है, जो कस्टमर है, वो लॉकर को लॉक कर देगा. तो lazy यूज करता है कीज अपनी लॉकर खोलने के लिए. और ये एक रफ प्रोसेस है. एग्जैक्ट प्रोसेस बैंक टू बैंक वेराई करता है. ओके, आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे. नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम आगे के जो पार्ट्स हैं वो कवर करेंगे. सो इसको हम लोग 3 पार्ट्स में बनाने वाले हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट वी हैव मेड. और नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कितना कवर होता है, बिकॉज ये जो चैप्टर है वो काफी लंबा है. सो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बना रहे हैं. ओके, so you can comment below how you like this video, and do not forget to mention your city and school, and do subscribe, share with your friends, and that's it. Thank you for watching the video.